स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमारे देश की नींव का पत्थर है, लेकिन जिसके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। अनुच्छेद 5 ये वो प्रावधान है जिसने तय किया कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत गणतंत्र बना, उस ऐतिहासिक क्षण में कौन कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा। जरा सोचिए, 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा हुआ। लाखों लोग अपनी जड़ें छोड़कर इधर से उधर हुए, मतलब अभूतपूर्व उथल पुथल मची। फिर आया 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ। उस लम्हे में करोड़ों लोगों के बीच ये तय करना कि कौन भारतीय है और कौन नहीं, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। आसान नहीं था ये। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महज एक कानूनी सवाल नहीं था, ये करोड़ों लोगों की पहचान, उनके भविष्य, उनके अधिकारों का सवाल था, उनके अपनेपन के एहसास का सवाल था। अनुच्छेद 5 इसी बेहद पेचीदा, भावनात्मक और ऐतिहासिक जरूरत का एक सरल, समावेशी और उस वक्त के लिए कह सकते हैं कि व्यवहारिक समाधान था। ये बात और है कि बाद में इसकी व्याख्या और इसके प्रभावों पर काफी बहस हुई। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस अनुच्छेद के अलग अलग पहलुओं पर, इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच और जमीनी हकीकत पर इसके असर पर रोशनी डालती है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसने भारत की नागरिकता की कहानी को कैसे आकार दिया। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस बुनियादी विचार को पकड़ते हैं जिसके इर्द गिर्द अनुच्छेद 5 बुना गया था। स्रोतों में रामू चाचा की एक काल्पनिक कहानी का जिक्र है जो इसकी भावना को अच्छे से दर्शाती है। सोचिए, रामू चाचा जैसे करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से भारत की धरती पर रह रहे थे, 26 जनवरी 1950 की सुबह जागे और उन्हें पता चला कि वो अब आधिकारिक तौर पर बिना किसी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ये एक तरह से स्वतः नागरिकता थी, ऑटोमेटिक। जी हाँ, ये स्वतः या ऑटोमेटिक नागरिकता का विचार अपने आप में क्रांतिकारी था, खासकर उस दौर के हालात को देखते हुए। 1947 से 1950 के बीच नागरिकता को लेकर कोई स्पष्ट एक नेशनल कानून नहीं था। बंटवारे ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। लाखों शरणार्थी थे जिनके पास शायद कोई पहचान पत्र, कोई दस्तावेज नहीं था, और जैसा कि स्रोत बताते हैं, उस समय अधिकांश भारतीय आबादी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र या जमीन के कागजात जैसे फॉर्मल दस्तावेज थे ही नहीं। सरकारी रिकॉर्ड भी उतने पुख्ता और व्यापक नहीं थे जितने आज हैं। ऐसे में संविधान सभा और खासकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सामने ये यक्ष प्रश्न था कि नागरिकता को कैसे परिभाषित किया जाए। परिभाषा ऐसी हो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करे, जो प्रैक्टिकल हो और जिसे लागू करना संभव हो। करोड़ों लोगों का घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना तो उस समय नामुमकिन था। और इसी जरूरत का जवाब था अनुच्छेद 5। इसने नागरिकता तय करने के लिए मुख्य रूप से 3 शर्तें रखें। ये शर्तें 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने की तारीख पर, जिसे कमेंसमेंट कहते हैं, उस पर लागू हुई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अनुच्छेद भविष्य के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर उसी एक क्षण के लिए बनाया गया था। ये उस तारीख पर नागरिकता की स्थिति को, कह सकते हैं, फ्रीज करने का एक तरीका था। तो ये 3 बुनियादी शर्तें क्या थी? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने पर यानी 26 जनवरी 1950 को हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास यानी डोमिसाइल है, और जो इन 3 में से कम कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहला, या उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। जिसे जुस सोली कहते हैं, यानी मिट्टी का सिद्धांत, जहां जन्म लिया वहां की नागरिकता। बिल्कुल। दूसरा, या ख, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो। ये हुआ जुस सैंग्विनिस, यानी रक्त का सिद्धांत, माता पिता की नागरिकता के आधार पर। सही। और तीसरा, या वो संविधान लागू होने की तारीख से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। ये निवास यानी रेजिडेंस पर आधारित सिद्धांत है। यहाँ अधिवास या डोमिसाइल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और इसे समझना जरूरी है। जैसा स्रोत स्पष्ट करते हैं, अधिवास का मतलब सिर्फ किसी जगह पर रहना भर नहीं है, इसमें एक इरादा भी शामिल है। उस जगह को अपना स्थायी घर मानने का इरादा,
अनिश्चित काल तक वहीं रहने का इरादा, इंटेंशन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों शर्तें यानी और से जुड़ी हैं, और से नहीं। मतलब किसी व्यक्ति को नागरिक बनने के लिए तीनों शर्तें पूरी करने की जरूरत नहीं थी, कोई एक शर्त पूरा होना ही काफी था। अगर किसी का जन्म भारत में हुआ, या उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, या वो पिछले 5 साल से भारत में रह रहा था और उसका यहाँ स्थायी रूप से रहने का इरादा था, तो वो भारत का नागरिक बन गया। सीधा हिसाब। अच्छा, और ये जो शब्द है राज्य क्षेत्र और सामान्यतः निवासी, इनका क्या मतलब था? हाँ, राज्य क्षेत्र का मतलब सिर्फ शहरों और गांवों की जमीन ही नहीं, बल्कि भारत की पूरी भौगोलिक सीमा। इसमें पहाड़, जंगल, नदियां सब शामिल हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसमें भारत की समुद्री सीमा यानी तट से 200 नॉटिकल मील तक का विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है। अच्छा। और सामान्यतः निवासी का मतलब है कि व्यक्ति का रहना महज अस्थायी या घूमने फिरने जैसा न हो, बल्कि उसका वहाँ नियमित और सामान्य जीवन बिताना हो। मतलब वो वहीं रह रहा हो जैसे आम लोग रहते हैं। ठीक है। और वो कम से कम 5 साल वाली बात? उसका मतलब था पूरे 5 साल। 4 साल 11 महीने भी काफी नहीं थे, बिल्कुल सटीक 5 साल या उससे ज्यादा। चलिए, अब इन शर्तों को कुछ उदाहरणों से और साफ करते हैं, जैसे स्रोत में दिए गए हैं। पहली शर्त जन्म वाली। मान लीजिए राज, जो 1945 में दिल्ली में पहला हुआ, 26 जनवरी 1950 को उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भले ही उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट ना हो या उसके माता पिता के नाम किसी सरकारी लिस्ट में ना हो, सिर्फ इस आधार पर कि उसका जन्म भारत की धरती पर हुआ था, वो ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन गया। यहाँ मामला और भी रोचक हो जाता है जब हम सोचते हैं कि स्रोत के अनुसार भारत की उस समय की करोड़ों की आबादी का बड़ा हिस्सा शायद इसी शर्त के तहत नागरिक बना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये सबसे व्यापक आधार था। इसमें ज्यादातर लोग कवर हो गए, लेकिन इसमें एक कानूनी बारीकी भी है। जैसा आपने मोहनलाल गर्ग बनाम भारत संघ 1978 के मामले का जिक्र किया था पहले। हाँ, किया था। मोहनलाल गर्ग का जन्म तो भारत में हुआ था, शर्त कब पूरी हुई, लेकिन उनका परिवार 1948 में पाकिस्तान चला गया था और संविधान लागू होने की तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को वो फिजिकली पाकिस्तान में थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जन्म भारत में होने के कारण वो अनुच्छेद 5 क के तहत नागरिकता का दावा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो उस महत्वपूर्ण तारीख को भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। उन्हें नागरिक बनने के लिए सरकार से विशेष अनुमति या दूसरे प्रावधानों का सहारा लेना होगा। तो एक तरह से इस शर्त के लिए जन्म के साथ साथ संविधान लागू होने के क्षण में भारत में फिजिकल उपस्थिति भी जरूरी मानी गई। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण नुक्ता है, समझना जरूरी है। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। शर्त ख यानी माता पिता का जन्म। मान लीजिए प्रिया, जिसकी माँ दिल्ली में पैदा हुई थी, लेकिन प्रिया खुद 1948 में अमेरिका में पैदा हुई। 26 जनवरी 1950 को चूंकि उसकी माँ भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मी थी, प्रिया भी अनुच्छेद 5 ख के तहत भारतीय नागरिक मानी गई, भले ही उसका जन्म विदेश में हुआ हो। ये प्रावधान तो फिर उन लाखों भारतीयों के बच्चों के लिए बहुत मायने रखता था जो उस समय काम या अन्य कारणों से विदेश में रह रहे थे। बिल्कुल। और इस सिद्धांत को जगदीश प्रसाद जोशी बनाम भारत संघ 1960 मामले ने और स्पष्ट किया था। जोशी जी का जन्म मिस्र में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता भारतीय थे। कोर्ट ने उन्हें भारतीय नागरिक माना। बाद में सरकार ने तर्क दिया कि अगर माता पिता की मृत्यु हो जाए या वो अपनी नागरिकता बदल लें, तो बच्चे की नागरिकता भी प्रभावित होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एक बार अनुच्छेद 5 ख के तहत नागरिकता मिल गई तो वो स्थायी है, वो माता पिता की बाद की स्थिति से अप्रभावित रहेगी। ये रक्त संबंध या वंशानुगत नागरिकता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। और तीसरी शर्त ग यानी कम से कम 5 साल का निवास। अब्दुल की कहानी याद करते हैं। मान लीजिए वो 1944 में अफगानिस्तान से आकर कश्मीर के एक गांव में बस गया। 26 जनवरी 1950 तक उसे रहते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके थे। उसके पास शायद कोई पासपोर्ट, वीजा या जमीन के कागजात नहीं थे, लेकिन अगर गांव के लोग, उसके पड़ोसी, मुखिया ये गवाही देते
कि हाँ, अब्दुल पिछले 5-6 साल से यहीं सामान्य रूप से रह रहा है, यहीं काम करता है, यहीं उसका घर है, तो उसे अनुच्छेद 5G के तहत नागरिकता मिल सकती थी। ये प्रावधान बंटवारे के बाद आए बहुत से शरणार्थियों और उन लोगों के लिए जीवन रेखा जैसा था जिनके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं थे। हाँ, और यहाँ केशव सिंह बनाम भारत संघ 1982 का मामला एक अच्छा उदाहरण है, जैसा स्रोत बताते हैं। केशव सिंह नेपाल से आकर 1944 से भारत के सीमावर्ती इलाके में रह रहे थे। उनके पास भी कोई फॉर्मल दस्तावेज नहीं थे, लेकिन स्थानीय लोगों की गवाही थी कि वो लंबे समय से वहीं के निवासी हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में माना कि सामान्य निवास को साबित करने के लिए विश्वसनीय मौखिक गवाही दस्तावेजों की अनुपस्थिति में भी पर्याप्त मानी जा सकती है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता और न्यायपालिका वो उस समय की जमीनी हकीकत, मतलब दस्तावेजों की कमी और आम लोगों की परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील थे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उस समय जब रिकॉर्ड इतने अधूरे थे, कोई अपना स्थायी घर मानने का इरादा यानी डोमिसाइल कैसे साबित करता होगा? गांव वालों की गवाही कितनी वजनदार मानी जाती थी, खासकर अगर कोई सरकारी दस्तावेज न हो? ये थोड़ा मुश्किल लगता है सोचना। ये वाकई एक पेचीदा सवाल है। सुनने में तो अनुच्छेद 5 काफी सरल और सीधा लगता है, जन्म, माता पिता का जन्म या 5 साल का निवास। लेकिन जैसा आपने बताया, व्यवहार में खासकर डोमिसाइल जैसी चीजों को साबित करने में कई चुनौतियां रही होंगी, और सबसे बड़ी चुनौती तो दस्तावेजों की कमी ही थी। अब्दुल जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो शायद भारत में ही पैदा हुए थे या सालों से रह रहे थे, लेकिन बाद के सालों में जब कभी जरूरत पड़ी होगी तो 1950 के समय की अपनी स्थिति को साबित नहीं कर पाए होंगे। और इसी बिंदु से जुड़े हैं राज्य विहीनता यानी स्टेटलेसनेस की गंभीर समस्या। बिल्कुल, मतलब ऐसी स्थिति जहां किसी व्यक्ति को कोई भी देश अपना नागरिक नहीं मानता। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है ये। इसका एक उदाहरण हमें स्रोतों में असम के संदर्भ में देखने को मिलता है, खासकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान। स्रोत बताते हैं कि 2019 में जब असम में एनआरसी को अपडेट किया गया तो लोगों से 1971 से पहले की वंशावली साबित करने वाले दस्तावेज मांगे गए, और कुछ मामलों में ये जरूरत 1951 की पहली एनआरसी या 1950 के संविधान लागू होने तक भी पहुंच सकती थी। बाप रे, इतने पुराने दस्तावेज। हाँ, और जिनके पास ये पुराने दस्तावेज नहीं थे, ऐसे करीब 19 लाख लोग अंतिम सूची से बाहर हो गए। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि एनआरसी प्रक्रिया सीधे तौर पर अनुच्छेद 5 का हिस्सा नहीं है। ये एक अलग कानून, नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके तहत बने नियम के तहत हुई बाद की कार्यवाही है। लेकिन ये इस बात को उजागर करती है कि जो लोग सिद्धांतिक रूप से अनुच्छेद 5 के तहत नागरिकता का दावा कर सकते थे, जैसे जन्म या निवास के आधार पर, उनके लिए भी दशकों बाद 1950 के समय के दस्तावेज पेश करके इसे साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया और इसके परिणामों पर, जैसा स्रोत बताते हैं, मानवाधिकार संगठनों और सरकार के बीच गहरे मतभेद रहे हैं, और ये एक संवेदनशील और हाँ, विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। ये तो ही उन लोगों की बात जो 1950 में भारत में थे, लेकिन उन लाखों लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान से भारत आए थे? क्या अनुच्छेद 5 उन पर भी लागू होता था? नहीं, उनके लिए संविधान में अलग से प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों की नागरिकता के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। इसमें कुछ शर्तें और तारीखें तय की गईं, जैसे 19 जुलाई 1948 की एक कट ऑफ डेट थी। वहीं अनुच्छेद 7 कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद स्वेच्छा से पाकिस्तान चला गया, उसे सामान्यतः भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हाँ, जब तक कि वो बाद में पुनर्वास के परमिट पर वापस ना लौटा हो। तो अनुच्छेद 5 का दायरा मुख्य रूप से उन लोगों तक सीमित था जो 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद थे और यहीं रहने का इरादा यानी डोमिसाइल रखते थे। अनुच्छेद 6 और 7 माइग्रेशन के विशिष्ट मामलों को देखते थे। और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी कुछ था। हाँ, अनुच्छेद 8 उन भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता की बात करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर रह रहे थे, जैसे काम या पढ़ाई के लिए। वे अपने देश के भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिक बन सकते थे, बशर्ते वे या उनके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों।
और अनुच्छेद 9 एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत, जैसा कि हम जानते हैं, दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। अच्छा, तो ये सारी व्यवस्था दिखाती है कि अनुच्छेद 5 का मुख्य उद्देश्य संविधान लागू होने के ठीक उस क्षण में नागरिकता का आधार तय करना था। लेकिन जाहिर है समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग एक देश से दूसरे देश आते जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। इन बाद की स्थितियों से निपटने के लिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट बनाया। ये कानून जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और किसी क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के नियम बताता है। यानी बात के मामलों के लिए अलग कानून। बिल्कुल, और इसी कानून में समय समय पर संशोधन भी हुए हैं, जिनमें हालिया नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 भी शामिल है। स्रोत सामग्री CAA को एक ऐसे कानून के रूप में बताती है जो 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ विशिष्ट धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, उनको भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाता है। स्रोत ये भी उल्लेख करते हैं कि इस कानून को लेकर काफी विवाद है। हाँ, सुना है। आलोचना करने वालों का कहना है कि इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, क्योंकि इसमें मुसलमानों और कुछ अन्य उत्पीड़ित समूहों को शामिल नहीं किया गया है। वहीं सरकार का तर्क है कि ये कानून उन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को मानवीय आधार पर शरण देने के लिए है। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी बाद के कानून और संशोधन अनुच्छेद 5 द्वारा दी गई प्रारंभिक नागरिकता से अलग हैं। इनके अपने नियम और प्रक्रियाएं हैं। संविधान सभा में जब अनुच्छेद 5 पर बहस हुई होगी तो क्या माहौल था? क्या सभी सदस्य सीधे सरल फॉर्मूले पर सहमत थे? देखिए, बहस तो हुई थी और काफी गंभीर बहस हुई थी। जैसा कि स्रोत बताते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पुरजोर तरीके से इस सरल और समावेशी दृष्टिकोण का समर्थन किया। उनका तर्क था कि करोड़ों अनपढ़ और दस्तावेज रहित लोगों का व्यक्तिगत सत्यापन प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। इसलिए एक ऐसा नियम चाहिए जो ज्यादातर लोगों को आसानी से नागरिक मान ले। उनका एक मशहूर कथन था जिसका भावार्थ कुछ ऐसा था: अगर तुम संविधान लागू होने के दिन भारत में हो और यहीं रहना चाहते हो तो तुम नागरिक हो। सीधी बात। लेकिन चिंताएं भी थी, जैसा आपने पहले इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने चिंता जताई कि कहीं इस सीधे नियम का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग नागरिक ना बन जाएं जिनकी निष्ठा भारत के बजाय पाकिस्तान के प्रति हो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था कि नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, इसे राजनीतिक विचारों या निष्ठा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम लोगों के मन पढ़कर नागरिकता नहीं दे सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रावधान का समर्थन करते हुए इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप बताया कि नागरिकता का आधार धर्म नहीं बल्कि देश से जुड़ाव होगा। अंततः व्यवहारिक जरूरतों और समावेशी आदर्शों को देखते हुए अनुच्छेद 5 को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। ये उस समय की असाधारण परिस्थितियों का एक, कह सकते हैं, असाधारण समाधान था। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत का अनुच्छेद 5 कैसे अलग था? के सिद्धांत यानी जुस सॉली पर जोर देता है। अगर आपका जन्म अमेरिकी धरती पर हुआ है तो आप आम तौर पर नागरिक बन जाते हैं, चाहे आपके माता पिता कहीं के भी हों। दूसरी तरफ जर्मनी जैसे कई यूरोपीय देशों में पारंपरिक रूप से रक्त के सिद्धांत यानी जूस सैंग्विनस का ज्यादा महत्व रहा है। मतलब नागरिकता वंश के आधार पर तय होती है। माता पिता जर्मन है तो बच्चा भी जर्मन होगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। हालांकि ये भी सच है कि हाल के वर्षों में जर्मनी ने भी अपने नियमों में बदलाव कर जूस सॉली के तत्वों को शामिल किया है। अच्छा। भारत ने अनुच्छेद 5 में एक अनूठा रास्ता अपनाया। इसने जुस सॉलिस जन्म और जुस सैंग्विनस माता पिता का जन्म दोनों को मान्यता दी और साथ ही साथ एक तीसरा रास्ता भी खोला, निवास का। ये मिश्रण भारत की विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थितियों,
खासकर बंटवारे के बाद की स्थिति, बड़ी संख्या में शरणार्थियों की मौजूदगी और व्यापक दस्तावेजों की कमी का परिणाम था। स्रोत पाकिस्तान के नागरिकता कानूनों का भी जिक्र करते हैं, जो कुछ मामलों में समान दिखते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि वहाँ कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे अहमदिया समुदाय को पूर्ण नागरिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, जो भारत के अनुच्छेद 5 के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से काफी अलग है। तो कुल मिला के इसका सार क्या निकलता है? सार ये है कि अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान की आधारशिला था। इसने देश के जन्म के उस अनिश्चित और उथल-पुथल भरे दौर में 26 जनवरी 1950 को एक झटके में करोड़ों लोगों को कानूनी पहचान और राष्ट्रीयता प्रदान की। यह उस विशेष क्षण की व्यावहारिक जरूरतों का एक बेहद जरूरी और समावेशी समाधान था। इसने जटिल दस्तावेजी सबूतों के बजाय मुख्य रूप से भारत में व्यक्ति की उपस्थिति और उसके संबंध, जन्म, वंश या निवास के माध्यम से पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि उस समय दस्तावेज मांगना करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित कर सकता था। बिल्कुल, ये उस समय की जरूरत थी, एक मास्टर स्ट्रोक जिसने एक नए राष्ट्र को उसके नागरिक दिए। लेकिन जैसा हमने चर्चा में देखा, समय के साथ चीजें बदलती हैं। जो समाधान 1950 में व्यवहारिक था, वही बाद में नई चुनौतियां लेकर आया, खासकर जब दस्तावेजों की मांग बढ़ी और माइग्रेशन के नए पैटर्न सामने आए। हमने काल्पनिक अब्दुल के मामले या असम में एनआरसी जैसी वास्तविक जीवन की स्थितियों के संदर्भ में देखा कि दशकों बाद ये साबित करना कि कोई व्यक्ति 1950 में अनुच्छेद 5 की शर्तों को पूरा करता था, कितना मुश्किल हो सकता है। और इस मुश्किल से राज्य विहीनता जैसा गंभीर मानवीय संकट पैदा होने का खतरा रहता है। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 5 ने भारत के विचार को उसके नागरिकों से जोड़ा। ये एक ऐतिहासिक जरूरत थी, उस खास पल के लिए एक व्यवहारिक, लगभग कह सकते हैं जादुई समाधान। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं। एक नियम जो जानबूझकर एक विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण 1950 के लिए दस्तावेजों की कमी की कठोर वास्तविकता को स्वीकारते हुए बनाया गया था, वो आज की जटिल दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। आज की दुनिया जहां पहचान, माइग्रेशन और नागरिकता के लिए दस्तावेजों की मांग कहीं ज्यादा है और जहां राष्ट्र राज्यों की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सख्त है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 5 की व्यापकता और सादगी से शुरू हुआ सफर बाद के नागरिकता कानूनों जैसे 1955 का अधिनियम और सीएए और प्रक्रियाओं जैसे एनआरसी, जो कहीं अधिक विशिष्ट, शर्त आधारित और दस्तावेज केंद्रित हैं, तक कैसे पहुंचा। नागरिकता की अवधारणा खुद कैसे बदली है और एक व्यक्ति के लिए अपनी पहचान और अपने राष्ट्र से जुड़ाव साबित करने की चुनौतियां समय के साथ कैसे बढ़ी हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचते रहना होगा। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।